किसी भी माशरे में अमन अमान की सूरत को बरकरार रखना पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है और पुलिस ही हमें हर जगह एक्टिव भी नज़र आती है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब के साथ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और इस वक्त सूबे सिंध के आईजी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि अब उनको इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम आईजी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत सेहत कैसी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये सब देखें, सूबे सिंध की ज़ाहिर सी बात है कि एक तो कच्चे के डाकुओं वाला इशू बड़ा पिछले कुछ दिनों में जो हाईलाइट रहा है, उसमें बहुत से मसाइल का सामना रहा पुलिस को। फिर हमने ये भी देखा कि पुलिस उसमें कुछ बेहतरी भी लेकर आई है। कराची में स्ट्रीट क्राइम का तो एक बहुत पुराना मामला है जो चल रहा है। इस वक्त सिंध पुलिस को किन किन चैलेंजेस का सामना है और क्या चैलेंजेस उसको दरपेश हैं? अर्बन एरियाज़ में, ख़ास तौर पे कराची में, और लाइकवाइज़ हमें जो किडनैप और रैंसम का इशू है वो एक एरिया है जो गुडू बैराज से लेके सखर बैराज, ये एक छोटा सा पैच है जिसमें जो डाकू रहते हैं कच्चे के एरिया में, एरिया इनएक्सेप्टेबल होने की वजह से वो वहाँ पे किडनैपिंग की वारदात करते हैं। और नेचर ऑफ किडनैपिंग भी चेंज हुई है ओवर द मैनी ईयर्स। फोर्स किडनैपिंग थी, फिर वो चेंज हो के ट्रैपिंग में आ गए कि फ़ीमेल वाइस पे कर दिया, कोई और इंसेंटिव दे के लोगों को बुला लिया। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा मीडिया ने इस इशू को हाईलाइट किया है, पुलिस ने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारे लोगों को रोका है। मतलब एक साल के अरसे में आप अंदाज़ा करेंगे तकरीबन 800 के करीब लोगों को जो अदरवाइज़ किडनैप हो जाते, पुलिस ने उनको रोका, उनको बताया कि आप किडनैप होने जा रहे हैं, कोई किधर से आ रहा है। पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोग इस तरह से ट्रैप होके आ रहे हैं। तो वो डिस्पाइट कि भाई इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया गया, लोग फिर भी उसी फ्रीक्वेंसी में वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमें, जिसको हमने फेस भी किया। और काफ़ी हमारे उस एरिया में डाकुओं के साथ जो काफ़ी टाइम से इस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, इनकाउंटर्स हुए हैं, बहुत सारे उसमें गैंग स्मैश हुए हैं, बहुत सारे इसमें डाकू पकड़े गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी ये रिड्यूस हुई है। लाइकवाइज़ अर्बन एरियाज़ में स्ट्रीट क्राइम भी एक चैलेंज है, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तकरीबन 25 मिलियन की आबादी है, कच्ची आबादियाँ हैं यहाँ पे, बेरोज़गारी पूरी दुनिया में, महंगाई, ये कैसे एलिमेंट्स हैं जो इसको ज़्यादा ख़राब करते हैं, क्रिमिनल एलिमेंट को बढ़ाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उससे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो फिगर्स हम भी अपने एंड पे कंपाइल करते हैं, और यहाँ पे कराची में एक एडवांटेज है कि CPLC है, वो भी मतलब फिगर्स जो क्राइम के होते हैं, ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम के, वो वर्कआउट करते हैं। तो उस पर हमें हर महीने कमी नज़र आई है। जिस तरह फरवरी में हमारा क्राइम रेट स्ट्रीट क्राइम का 251 केसेस पर डे था, जो अभी लास्ट जुलाई में हमने क्लोज़ किया तो 161 पे था। और इसी तरह से वायलेंस काफ़ी थी क्राइम में कि रॉबरी के दौरान मर्डर कर दिया। फरवरी में वो 20 केसेस थे एक महीने में रॉबरी विथ मर्डर के। वो अभी जुलाई में जब हमने उसके फिगर्स देखे तो वो 3 मर्डर्स थे। तो हम तो चाहते हैं कि भाई इसमें भरपूर कार्रवाई करें, प्रोएक्टिव पुलिसिंग करें कि जो भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है उसकी इंटेलिजेंस कलेक्ट करके उसको पहले पकड़ें। तो उस पर हम कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पे कि बेस्ट पॉसिबल पुलिसिंग करके जितना क्राइम को मिनिमाइज़ किया जाए उतना शहरियों के लिए बेहतर है। सब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो है काफ़ी लोगों को शिकायत भी रहती है और आपने अपने जो है टेन्योर में इस पर काफ़ी काम किया है और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की बेहतरी के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए गए हैं। तो उसके लिए कोई वर्किंग कर रहे हैं आपके? इन्वेस्टिगेशन बेहतर होगी तो ज़ाहिर सी बात है सज़ा और जज़ा का मामला भी बेहतर होगा। फिर देखें, ये एक ऐसा शोबा है हमारा जो हमारा प्राइमरी काम है। अगर आप पुलिस ऑफिसर की कोई बेसिक फंक्शन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन है। और अनफॉर्चुनेटली इस सेगमेंट ऑफ पुलिसिंग को हमने इतना प्रायोरिटी नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। कोशिश पूरी है कि इस शोबे को
सबसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसको रिसोर्स दिए जाएँ, उसमें ह्यूमन रिसोर्स बेहतर डाला जाए। तो चंद जो हमने इसमें पिछले कुछ महीनों में एफ़र्ट्स की हैं, उसमें हमने गवर्नमेंट को लिखा कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनको हम कोर्स कराएंगे, और उसमें जो लोग उस कोर्स में सर्टिफाई होंगे फिट टू परफॉर्म एज एन इन्वेस्टिगेटर, तो उनको आप एक बेसिक सैलरी एक्स्ट्रा दें। तो वो कोर्स डिज़ाइन किया, उस पर फैकल्टी डिज़ाइन वर्कआउट की, और अभी जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो उस कोर्स में आ रहे हैं, और उनका पासिंग परसेंटेज जो है ना वो कोई 35% के करीब है, वो 65% फेल हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि बेस्ट लॉट वहाँ से निकले और फिर उन्हीं को हम ये इन्वेस्टिगेशन दें, और उनको गवर्नमेंट ने फिर वो एक सैलरी अप्रूव कर दी। जो ये कोर्स पास कर रहे हैं उनको हम एक सैलरी गवर्नमेंट को लिखते हैं और फिर वो उनको मिल जाती है। तो ये एक इंसेंटिव दिया। और दूसरा कन्विक्शन पे हमने कहा कि भाई जो इन्वेस्टिगेटर कन्विक्शन कराएगा उसके लिए भी रिवॉर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए रिवॉर्ड का प्रपोज़ल भी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया और उसके लिए अलहदा पैसे रखे। अभी हम अकॉर्डिंग टू कन्विक्शन जितनी होती है उसी हिसाब से उसको हम फिर रिवॉर्ड करते हैं। तीसरा काम हम जो कर रहे हैं वो रूल्स की चेंज है। हम चाहते हैं कि उसमें बेस्ट लॉट जाए। तो बेस्ट लॉट जाने के लिए हमने ये प्रपोज़ किया गवर्नमेंट को कि जो हमारे प्रमोशंस हैं फ्रॉम हेड कांस्टेबल टू एएसआई टू सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, तो ये इन्वेस्टिगेशन ये रैंक्स करते हैं। तो हमने इनको कहा है कि भाई ऑन प्रमोशन एवरीबॉडी हैज़ टू गो टू द इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, कि वहाँ पे बेहतर लॉट जाए। मतलब ये लोग जो प्रमोट होते हैं ये कंपैरेटिवली मतलब बेहतर होते हैं, तो ये वहाँ पे जाएंगे तो नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन को रिक्वायर्ड है वो भी पूरे हो जाएंगे, और प्लस अच्छी लॉट भी वहाँ पे जाएगी। और हम उनको कंपलसरी कर रहे हैं कि 25 केसेस हर ऑफिसर हर साल मिनिमम 2 इयर्स अगर वो करेगा तो नेक्स्ट रैंक में प्रमोट होगा, वरना नहीं होगा। तो उससे भी ये कि मतलब ये कि जो ऑफिसर्स नहीं जाना चाहते इन्वेस्टिगेशन में वो उनको फिर जाना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। अभी एक तजर्बा हुआ, गवर्नमेंट ने 140 के करीब डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए वो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। अभी उसमें से कोई 20 के करीब SIO भी लग चुके हैं, और बाकी जो रेस्ट है 120 के करीब हैं वो एज एन इन्वेस्टिगेटर काम कर रहे हैं। तो ये तजर्बा अच्छा तजर्बा था, उसको देख के हम गवर्नमेंट को हमने लिखा कि भाई 2000 ASI की पोजीशंस इन्वेस्टिगेशन साइड पे की जाए। तो वो हमने कांस्टेबल्स की पोजीशंस को कम किया और उसके अगेंस्ट हम 2000 इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स ASI को भर्ती कराना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने वो भी हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। अभी जो है नेशनल पब्लिक सर्विस कमीशन उनकी रिक्रूटमेंट करने जा रहा है और उसकी शायद एडवर्टाइजमेंट भी आ गई है और उसकी रिक्रूटमेंट शुरू होने वाली है। तो अगर ये इस तरह के ना चीज़ें, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हमने ट्रेनिंग के रेफरेंस से मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बनाए हैं। क्राइम सीन यूनिट्स आपने देखे होंगे, यहाँ कराची में बने हैं, इंटीरियर में बने हैं। और फिर हम चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की इंडक्शन, क्योंकि अगर सिर्फ ऑक्यूलर ओरल एविडेंस हो तो उससे ज़ाहिर है कि वर्ड अगेंस्ट वर्ड होता है और वो फिर कोर्ट को भी डिसीजन करने में मुश्किल होता है। लेकिन अगर डिजिटल एविडेंस हो, फॉरेंसिक एविडेंस हो, तो वो बड़ा रिलायबल होता है। तो हम चाहते हैं कि जितना हम इसमें एविडेंस के रेफरेंस से फॉरेंसिक और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं तो वो फिर बेहतर इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्शन होगी। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम कर रहे हैं और इसका इम्पेक्ट आपको नज़र आएगा थोड़े टाइम के बाद। अभी ज़ाहिर है कि ये केसेस मतलब बनेंगे, कोर्ट में चलेंगे और वहाँ पे भी टाइम लगता है उनके ट्रायल का, तो इनका इम्पेक्ट आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, ये सब पुलिस में जो है इस वक्त भर्तियों का मामला चल रहा है और इस हवाले से जो है बहुत सारी ऐसी बातें जो है सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं और आप लोगों की जानिब से भी इस पर कुछ काम किया जा रहा है कि कुछ जालसाज ग्रुप इसमें मुलविस हैं और वो लोगों को झांसा दे रहे हैं नौकरी दिलाने का और उनसे पैसे बटोर रहे हैं। तो उसके हवाले से भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी वर्क किया है। तो कितनी भर्तियाँ अभी हैं, होने वाली हैं, और वही आप पब्लिक से अगर कोई
अवेयरनेस के लिए कहना चाहें कि वो भर्ती के अमल में शफाफियत किस तरह रखी जाएगी? देखें, इसमें एक तो मैं पहले प्रोसीजर बताऊं कि हमारा सिपाही कैसे भर्ती होता है। एक तो ये कि एडवर्टाइजमेंट आती है मिनिमम 3 अखबारों में, और वो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स में। उसके बाद फिर जो अभी भर्ती होती है सिंध पुलिस की, वो थर्ड पार्टी करती है। पुलिस का रोल उसमें मिनिमम होता है। अभी थर्ड पार्टी जो गवर्नमेंट ने सेंक्शन की हुई है वो IBS सक्खर को किया हुआ है। तो जितनी एप्लीकेशंस हैं वो सारी IBS सक्खर के पास जाती हैं। वो उनको प्रोसेस करते हैं कि जो हम क्राइटेरिया मांगते हैं कि भाई एज ब्रैकेट प्लस एजुकेशन प्लस उनका डोमिसाइल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बेस भर्ती है, वो सारा चेक करके फिर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको वो मैसेज करते हैं कि भाई आप की एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो गई और आप क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट स्टेप के लिए। कभी हम पहले फ़िज़िकल कराते हैं या रिटन टेस्ट कराते हैं, ये फिर बोर्ड की मर्ज़ी होती है। हमारा एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बना हुआ है, उसमें काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं, वो डिसीजन करते हैं। तो इस दफ़ा पहले हमने फ़िज़िकल कराया तो 1 माइल 8 मिनट में करना होता है, और उसके बाद फिर उनका फ़िज़िकल के हाइट और प्लस उनकी चेस्ट नापी जाती है। तो उसमें भी काफ़ी सारे मतलब लोग निकल जाते हैं। अभी हमें कोई तकरीबन 190,000 के करीब एप्लीकेशन अगेंस्ट 11,000 के करीब आई, और उसमें प्रॉबली 50,000 के करीब लोग पास हुए हैं, बाकी फेल हो गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो इनका है रिटन का, कि वो फिर IBA उनसे एक पेपर लेती है और उनका रिज़ल्ट फ़ौरन फिर अनाउंस हो जाता है। जैसे ही ये रिज़ल्ट आ जाता है उस पेपर का, तो फिर एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है जिसमें CPLC और पुलिस के 3 नुमाइंदे उसमें बैठते हैं जो उनको इंटरव्यू करते हैं। उस इंटरव्यू में भी उसको 2 पेपर करने देने होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका राइटिंग पावर देखें। पहले तो वो जो पेपर उसने दिया वो ऑब्जेक्टिव था कि 2 ऐसे उन्हें लिखने होते हैं, एक ऐसे अंग्रेज़ी में और एक ऐसे उसको देना होता है अपनी लैंग्वेज में, जो भी मर्ज़ी है उसकी चॉइस, और वो भी उसने सेलेक्ट करना होता है। वो पड़े होते हैं 40-50 ऑप्शंस, वो ऑप्शंस पर्ची निकालता है, फिर उसको उस पर लिखना पड़ता है। तो उस पर वो फिर उसकी नंबरिंग होती है, और फिर जितनी टोटल नंबर उसके बनते हैं उसमें जो प्रायोरिटी मतलब जो ऊपर जिनकी मार्क्स होती हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और जिनके नंबर्स कम होते हैं वो फिर रह जाते हैं, या अगले स्टेज में मतलब ये कि वो जो मतलब पास करके पहुंचते हैं तो वही क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ये सिपाही बनता है। आप जो बन के आते हैं उनसे इंटरव्यू करेंगे किस बैकग्राउंड के हैं, आया वो सिफारशी लगते हैं या वो मेरिट पे में, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। दूसरा जो आपने कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे चीटर हैं जो आके लोगों को टकरते हैं और कहते हैं कि भाई हम आपको पास करा देंगे। अच्छा, उनका तरीका ये है कि से कि उन्होंने 200 बंदों को अप्रोच किया और कहा कि भाई आप हमें 5 लाख रुपए दे दें, और नहीं हुआ तो आपके 5 लाख वापस, उसमें जो गारंटी है वो आप ले लें हमसे। उसमें से अगर से कि 10 बंदे भी ऑन देयर ओन मेरिट पे पास हो गए तो उनके तो 50 लाख बन गए। तो ये इस तरह का तरीका है। तो वो फिर हमने स्पेशल ब्रांच को कहा कि भाई इस तरह के चीटर घूम रहे हैं, वो शिकायत आ रही है कि पुलिस शायद पैसे ले रही है इसमें, तो आप इनको आइडेंटिफाई करें। तो उसमें 90 बंदे आइडेंटिफाई हुए। अच्छा जी हाँ, कि भाई ये इस तरह का काम कर रहे हैं। तो 90 बंदों के ख़िलाफ़ फिर पुलिस ने, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक था, तो उनको उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। प्राइवेट लोग थे उसमें, मेजॉरिटी प्राइवेट लोग थे, चंद एक पुलिस ऑफिसर्स भी थे, उनके खिलाफ भी एक्शन हमने लिया है। सही। अच्छा सर, अभी वैकेंसीज कितनी हैं? मतलब एप्लीकेशन तो आपके पास आई हुई हैं इतनी सारी, वैकेंसी कितनी है इस दफ़ा भर्ती में? हम अगर सारे जितने हमारे यूनिट्स हैं उनकी वैकेंसीज़ को हमने कैलकुलेट किया है तो ये कोई तकरीबन 25,000 के करीब बनेगी, 24-25,000 के करीब बनेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बजाय इसके कि वो पहले हर यूनिट का अलग-अलग एडवर्टाइजमेंट होती थी, फिर हर एक को बार बार उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने कहा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये एक ही जमा कर दें और फिर आप एडवर्टाइजमेंट उस तरह की बनाएं कि मतलब एक ही प्रोसेस में वो सारा आ जाए। तो हम अभी हमारा जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उस पर काम कर रहा है।
जो नेक्स्ट हमारी वैकेंसीज़ आएंगी तो उसमें जितने भी हमारे यूनिट्स हैं जिनमें वैकेंसीज़ ये क्रिएट होती हैं वो सारी हम एक टाइम पे एडवर्टाइज़ करेंगे, और फिर जब वो पासिंग कैंडिडेट्स पास कर जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि अपनी चॉइस दे दें कि भाई आप इतनी सीटें, वो क्योंकि हम पहली पोजीशंस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करते हैं क्योंकि वो ज़रूरी होती है, तो उस पर हम उनसे चॉइस ले लेंगे कि भाई अगर आप पास हुए तो फिर आपकी चॉइस किस तरह की होगी कि आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाना चाहेंगे, आरआरएफ में जाना चाहेंगे, एसएसयू में जाना चाहेंगे, या मतलब स्पेशल ब्रांच में जाना। स्पेशल ब्रांच का तो अलग होता है, लेकिन जो भी मतलब एडवर्टाइजमेंट में हुआ तो वो फिर मतलब उसकी चॉइस हम ले लेंगे, तो उसकी मेरिट के हिसाब से फिर उसको चॉइस दी जाएगी। ठीक। अच्छा आइज साहब, एक चीज़ और है, कराची में हमने देखा अभी तकरीबन 7 माह के दौरान में 6 पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया है, जिनमें एक डीएसपी सीटीडी अली रज़ा भी शामिल है। इसके अलावा 6 एहलकारों में कुछ एएसआईज़ भी हैं, कुछ हेड कांस्टेबल भी हैं, कुछ कांस्टेबल्स भी हैं। तो ये मुतवातर इस तरह से टारगेट किलिंग हुई है, तो उसकी वजूहत क्या हैं? इस पर आप लोगों ने कुछ काम किया है? कुछ इन्वेस्टिगेशन में कोई ख़ास ग्रुप सामने आया हो? क्योंकि एक खौफ का मामला होता है कि एक आम आदमी का लुट जाना या मारा जाना एक अलग मामला है, एक पुलिस एहलकार के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों में खौफ फैलता है इसका। नहीं, सही है। पुलिस ऑफिसर अंडर अटैक आता है तो नेचुरली उसे एक डिफरेंट माहौल बनता है, और ये जितने यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए कराची में, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया। हमारे मेजॉरिटी केसेस तो वर्कआउट हो गए हैं, उसमें मुल्ज़मान चंद केसेस में बल्कि मारे भी गए हैं। जिस तरह आपने अली रज़ा का केस डीएसपी का कहा, उसका बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है, और एक हमारे कांस्टेबल जो वहाँ पे सोराब गोट में हुआ था उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम अपने एंड पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोकल पुलिस और सीटीडी मिल के उस केस को प्रॉपरली अनर्थ भी करे, और इसमें जो मुल्ज़मान हैं उनको सबको मतलब गिरफ़्तार भी करे, या ये केसेस, क्योंकि हमें अगर इनको नहीं ट्रेस करेंगे तो नेचुरली फिर मज़ीद इंसिडेंट्स के चांसेस हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये केस जल्द से जल्द वर्कआउट हो जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये इस तरह का नहीं है कि कोई एक ग्रुप या कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट पुलिस के अगेंस्ट कर रहा है। ये मिक्सचर है, इसमें क्राइम भी है, टेररिज्म भी है, पर्सनल भी है, तो ये मिक्सचर करके है। गुलाम नबी मेमन साहब, पुलिस में इस्लाहात के लिए आपने बहुत सारे काम किए हैं, और हम आए रोज़ देखते रहते हैं आपकी जानिब से बयानात भी जारी हो रहे होते हैं, इजलास भी हो रहे होते हैं इस हवाले से। तो हमें ज़रा डिटेल के साथ बताइए कि सिंध पुलिस में इस्लाहात के लिए आपने क्या क्या इक़दाम उठाए हैं और क्या क्या चीज़ पाइपलाइन में है अभी? देखिए, आईजी का जो बेसिक फंक्शन है ना, वो कैपेसिटी बिल्डिंग है कि अपनी डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग करे, गवर्नमेंट को प्रपोज़ल दे, गवर्नमेंट से वो प्रपोज़ल अप्रूव कराए, फिर वेलफेयर है, और उसके बाद ट्रेनिंग है, फिर रिक्रूटमेंट है। ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आईजी को काम करना होता है, और फिर वो गवर्नमेंट के पास उनकी अप्रूवल की जाए। हर चीज़ में फाइनेंस अटैच्ड है कि हर स्कीम को आपने देना है, सबमिट करना है गवर्नमेंट को, तो उसमें कितने पैसे खर्च होते हैं, आया वो जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसकी क्या वो वैल्यू भी है कि उस तरह का आउटपुट, उस तरह की पुलिसिंग में बेहतरी आएगी, नहीं आएगी। तो आप देखें कि हमने जितने भी गवर्नमेंट को प्रपोजल्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने उसको उस तरह से देखा, क्योंकि हम उस पर प्रॉपर वर्किंग करते हैं कि जब भी गवर्नमेंट के पास जाएँ तो उनको ये महसूस हो कि सीरियस काम हुआ है, उस तरह से नहीं कि भाई आपने यहाँ पार्टी करके उसको दिया और फिर नेचुरली गवर्नमेंट फिर उसमें डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी होती है कैबिनेट में। तो आप देखें S4 का प्रोजेक्ट जो था, जो हम मैम जिस तरह पहले आपको कहा कि भाई टेक्नोलॉजी के बगैर दुनिया ने जो भी क्राइम के अगेंस्ट फ़ाइट किया है या टेररिज्म के अगेंस्ट किया है तो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। तो हमारा S4 का प्रोजेक्ट आप देखें कि सिर्फ 10 महीने में गवर्नमेंट ने पैसे भी दिए, और 1.4 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसको हाईलाइट इस वजह से नहीं करते कि हम नहीं चाहते कि भाई क्रिमिनल एजुकेट हों, लेकिन उससे काफ़ी सारे हमें पुलिस को मदद मिल रही है। इसी तरह से आप देखें कि हमारी जो
इन्वेस्टिगेशन का मैंने आपको बता दिया कि कितना उसमें इन्वेस्टिगेशन में काम हुआ है। ट्रेनिंग साइड है, उसमें बहुत सारे मतलब हमने मॉड्यूल्स ख़त्म किए हैं जो इस तरह के मॉड्यूल्स थे जो ज़्यादातर थ्योरी टाइप से। हम प्रैक्टिकल जो ऑफिसर्स जाते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस तरह की जो थाने पे आते हैं तो उनको वो हेल्प करे। उसमें गवर्नमेंट ने ये मदद की कि पहले जो वहाँ पे जाके उनके डेली यूज़ और खाने के पैसे होते थे ट्रेनिंग के, वो ख़ुद भरना पड़ते थे। अभी गवर्नमेंट ने हमने प्रपोज़ल दिया, वो हमें उसके पैसे मिल रहे हैं, तो उससे कि ट्रेनिंग गवर्नमेंट के मतलब पैसों से वो वहाँ पे खाना भी खाते हैं और जो ट्रेनिंग के बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम पूरी कर रहे हैं। तो उससे हमारा लेवल ऑफ ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। हम उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोई इस तरह का मोटिवेशनल स्पीकर्स भी, उनके सेशंस भी लगाएं, साइकोलॉजिस्ट को भी रखें कि हम उनकी ब्रेन वॉशिंग करें। और ज़ाहिर है जो बंदा वहाँ पे जाएगा ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे अगर स्ट्रॉन्ग होगा और इस तरह के बैड प्रैक्टिसेस को वहाँ पे ट्रेनिंग में जाए तो छोड़ के आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बंदा ट्रेनिंग पे जाए तो कम से कम उस पर ट्रेनिंग के ऐसे छाप हो कि वापस आए तो उसमें फ़र्क हो। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें डिफरेंट जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रो बोनो काम करती हैं और मतलब हमें हेल्प कर सकती हैं, तो वो उनसे हम एग्रीमेंट कर रहे हैं और उनको हम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। लाइकवाइज आप देखें कि हमारा जो 15 है वो काफ़ी मतलब यहाँ पे उससे अच्छा काम किया कराची के रेफरेंस से। अभी उसका प्रपोज़ल हम वर्कआउट कर रहे हैं कि इसको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। ख़ास तौर पे जो टाइम होता है कि भाई कंप्लेनेंट ने कॉल की तो जो रिस्पॉन्डर है वो और उनकी आपस में इंगेजमेंट वो डिजिटल होनी चाहिए कि भाई वो उसको पता हो कि वो कहाँ पे खड़ा है, बजाय ये कि फ़ोन पे उससे पूछते रहें। और इसी तरह से हमारा रिस्पांस टाइम चाहते हैं कि भाई कम से कम हो, तो उस पर भी काफ़ी मतलब हमने काम किया। फिर पुलिस की वेलफेयर के रेफरेंस से ये गवर्नमेंट ने अभी 5 बिलियन 5 बिलियन अप्रूव किए हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस के हैं। पुलिस को जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी, तो केस प्लीड किया गया। इसमें गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई वाकई पुलिस को इशू है। और आप देखें कि ये वाइज डिपार्टमेंट है जो 12 घंटे काम करता है, इसके मुलाजिम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और फिर नेचुरली स्ट्रेस वाला काम है, तो उस पर ब्लड प्रेशर और शुगर तो इनवेरेबली ज़्यादा है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने फिर 10 लाख की हर पुलिस ऑफिसर की फ्रॉम कांस्टेबल टू आईजी क्या कि 10 लाख का वो इलाज करा सकते हैं। और इसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने एज ए थर्ड पार्टी उस पर काम वो कर रहे हैं। तो उसमें अभी तो 140 हॉस्पिटल्स उन्होंने कहा है कि भाई वहाँ से हम 10 लाख का इलाज करा सकते हैं, लेकिन ये कि वो नंबर उन्होंने कहा कि आप जितना चाहें तो आप करा सकते हैं। तो वो हमने फिर एडिशनल उसमें हॉस्पिटल्स डाली हैं। इसमें बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, वो ऑफिसर अपना इलाज और अपनी फैमिली का इलाज करा सकता है। एक जो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा हमारी पुलिसिंग के लिए, वो है थाने पे बजट को जाना, क्योंकि थाने पे बजट नहीं था जिसकी वजह से मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने 3.7 बिलियन थानों को दिया है, तो ये डायरेक्ट पैसा थाने पे जाना, एसएचओ के पास जाना या एसआईओ के पास जाना, ये एक अच्छी चेंज है। हम चाहते हैं कि भाई सीनियर ऑफिसर से ये पैसे कम हो के थानों पे जाएं और ये फिर बढ़ता जाएगा। तो उससे मैं समझता हूँ कि थानों का जो हम कहते हैं थाना कल्चर, उसमें चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि थाने पे खुश अखलाक ड्यूटी ऑफिसर बैठें। हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोई जाए तो फ़ौरन उसका केस रजिस्टर्ड हो। तो ये एक ऐसा अमल है जिसको डेली बेस पे मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, डेली बेस पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि थाने को ऐसा बनाया जाए कि बंदा अगर वहाँ पे जाए तो वो जो एक तकलीफ़ उठा के वहाँ थाने पहुँच रहा है,
वो उसकी हेल्प के लिए कि पुलिस उसकी हेल्प करे, तो इस तरह का माहौल बने कि वो उस तकलीफ को सही तरह से शेयर करे और पुलिस उसकी मददगार बन जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सूरत हाल है ये। एक ब्लैक कंपनी बनाई थी आपने जिसमें करप्शन में मुलविस एहलकार और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, लेकिन आजकल कुछ स्लो हो गया है शायद उसका मैकेनिज़्म। हम देख रहे हैं कि आजकल ख़बरें भी नहीं आ रही हैं उस हवाले से, वरना पहले तो आए रोज़ आपकी जानिब से भी ख़बरें आती थी और पुलिस चीफ़ की जानिब से भी आती थी, लेकिन अब कुछ थम सा गया है मामला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट ये ऐसी एक कंपनी है जिसमें जो पुलिस ऑफिसर्स ऐसा काम करते हैं जिन पे करप्शन का इल्ज़ाम है या कोई ऑर्गेनाइज क्राइम को पैटर्नाइज़ करने का है, तो हम उनको क्लोज़ करते हैं वहाँ पे, और उनके ख़िलाफ़ फिर जो प्रोसीडिंग्स होती है तो वो जब क्लोज़ होते हैं तो उस दौरान वो प्रोसीडिंग होती है। अगर वो इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो फिर इनिशियली उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिन एक्शन में डिसमिसल या कंपल्सरी रिटायरमेंट जो भी मतलब फिर इंक्वायरी ऑफिसर रिकमेंड करता है उसी तरह से उनको सज़ा दी जाती है। अगर वो बेगुनाह साबित होते हैं तो फिर उनको वापस किया जाता है जहाँ जिस यूनिट से वो आया है। तो अभी भी मतलब काफ़ी सारे इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स उस कंपनी में हैं, और अगर कोई इस तरह का होता है एलिगेशन जो ख़ास तौर पे हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज बताती है या कोई इस तरह की कंप्लेंट आती है जिसकी वेरिफिकेशन के अगेंस्ट ये साबित होता है कि किसी ने गलत काम किया है, तो फिर वो आईजी ऑफिस से इस तरह का इंस्ट्रक्शन पास ऑन होता है और वो क्लोज़ होते हैं। बहुत शुक्रिया आईजी साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी मालूमात आपने हमें दी, हमें भी और पब्लिक को भी, और बहुत अच्छी तफसीलात से भी आगाह किया हमें, क्योंकि कराची पुलिस के हवाले से और सिंध पुलिस के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना भी चाहते थे, और आपने आज बहुत सारी चीज़ों से पर्दा भी उठाया। इस्लाहात पे जितने काम हो रहे हैं उसको भी आपने हमें डिटेल के साथ बताया, तो ये यकीनन बड़ा इन्फॉर्मेटिव आपका इंटरव्यू था। तो लोगों को भी कुछ मालूमात होगी, कुछ हमारी भी मालूमात में इजाफा हुआ, तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।